already discussed two factors of production, that is land and labor. Now we'll discuss capital and organization. The capital, it is not the original factor of production like land, but it is the result of man-made efforts. इंसान उससे काम करने से वो पैसा कमाता है और पैसा वो सेव करके कैपिटल होता है जो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कैपिटल इज द क्रिस्टलाइज्ड लेबर. So all capital is necessarily wealth, but all wealth is not necessarily capital. मतलब जो भी कैपिटल है वो सारा वेल्थ है, लेकिन वेल्थ वो सारा कैपिटल नहीं हो सकता, क्योंकि वेल्थ जो है वो सारा बिजनेस में यूज नहीं करते, वो पर्सनल चीजों में यूज करते हैं और अदर डिफरेंट पर्पसेस पे यूज करते हैं. अगर वो बिजनेस में यूज किया तो वो कैपिटल कहलाता है. Then money when used for the purchase of capital goods, then only it is called as capital. Otherwise, it is the money or simple expenditure. Then characteristics of capital. First is capital is not free gift of nature. As like land, it is not the free gift of nature. Then capital is productive because it helps in enhancing the overall productivity of ऑल अदर रिसोर्सेज जो बिजनेस में यूज किए जाते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कैपिटल हेल्प करता है. इसलिए कैपिटल क्या है, प्रोडक्टिव है इन नेचर. देन कैपिटल इज हाईली मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए कैपिटल हाईली मोबाइल है. देन कैपिटल इज सप्लाई इलास्टिक बिकॉज इट्स सप्लाई कैन बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू नीड. अगर कैपिटल की जरूरत है तो ही वेल्थ को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर जो भी पैसा है वो सेव करके रखता है. इसलिए एज पर द नीड सप्लाई कैन बी अल्टर्ड, सो कैपिटल इज सप्लाई इलास्टिक. नेक्स्ट लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक नेचर ऑफ ओनरशिप, ड्यूरेबिलिटी, स्कोप ऑफ अल्टरनेट यूज, इंसेंटिव्स, यूसेज एंड प्लेस. Based on let us see on in details about classification of capital. Based on ownership, it is classified as individual capital and national capital. Individual capital is also called as private capital. These are the assets which are owned by individuals that give services and income. तो जो भी individual own करता है उसे हम क्या कहते हैं, individual capital. Example, money invested by individual in business. National capital मतलब it is the capital which is owned by the community. एक group of community के जो own करता है उसे हम national capital कहते हैं. Example, airways, railways, etc. Then based on durability, capital is classified as fixed capital and circulating capital. Fixed capital मतलब it is continuously used in the production process. जो भी कैपिटल कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में हम उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट मेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल. देन सेकेंड इज द सर्कुलेटिंग कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. इट इज द कैपिटल दैट इज यूज्ड वंस एंड एग्जॉस्ट आफ्टर द सिंगल यूज. एक बार यूज करने से वो खत्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग और वर्किंग कैपिटल. इट इज वन टाइम यूजेबल like fertilizer, seeds. These are the example for working or circulating capital. And machinery, tools, these are the example of fixed capital. Next we have the based on the scope of alternative uses. The capital is classified as specific capital and floating capital. Specific capital is also called as sunk capital. These are the capital goods which are used for specific purpose. Like example, फ्लो, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर, जो एक सिंगल पर्पस के लिए यूज किया जाता है उन्हें हम संक या स्पेसिफिक कैपिटल कहते हैं. फ्लोटिंग कैपिटल मतलब इट इज अ कैपिटल गुड दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट एनी टाइम. जो बहुत सारे पर्पस में यूज आता है उसे हम फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल. इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे यूजेस है तो उसे हम फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं. Then next, based on incentives, it is classified as remunerative capital and auxiliary capital. Remunerative मतलब जो भी हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं उसके पेमेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम
remunerative capital. For example, payment of wages, this is the remunerative capital. Then food grains which are used as payment of for wages, that is also the remunerative capital. Auxiliary capital matlab capital goods that help the laborer in the production process are called as auxiliary capital. Example, machinery tools. ये मशीनरी टूल्स प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं लेबरर्स को, तो उसे हम ऑक्सिलरी कैपिटल कहते हैं. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन यूसेज, इट इज क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन कैपिटल एंड कंजम्पशन कैपिटल. कैपिटल गुड्स विच हेल्प लेबरर्स इन डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी is called as production capital. Example, machinery tools, they directly help in the production process. Whereas consumption, these are the goods which are consumed by the laborers and they indirectly assist the process of production. Example, food grains, cloth, money used for consumption. These are the example for consumption capital. Then based on place, it is classified as internal capital and external capital. Capital generated from domestic savings of public, it is called as internal capital. And external capital matlab capital generated from external source like World Bank, UNO, they are the external capital. And fourth factor of production is organization. Organization of enterprise means to plan a business, to start it and to run it. This is the called as organization of enterprise. Here organization of enterprise, it means to bring the factors of production like land, labor and capital together to undertake the business or production process. यहाँ एंटरप्राइज मतलब क्या, जो भी प्रीवियस 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल, उन्हें एक साथ लाके एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज नॉट ओनली द रनिंग ऑफ बिजनेस बट शोल्डरिंग द लॉस इफ एनी. मतलब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सिर्फ बिजनेस रन करना उतना ही नहीं, लेकिन अगर कोई लॉस इनकर होता है तो उस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है. Then the man who undertake all this work, he is called the organizer or the entrepreneur. जो भी इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर या एंटरप्रेन्योर. Then function of organizer. First is initiation. He taking the review of the situation and availability of resources. Organizer initiates the business or the production. Here planning of business is undertaken. है, जो भी सिचुएशन की स्टडी करके जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है ये देख के एक बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, ये से कहते हैं इनिशिएशन. हियर इनिशिएशन में क्या होता है, प्लानिंग ऑफ बिजनेस. देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजर नाउ कंबाइंस लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेज एंड स्टार्ट द बिजनेस. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा लाके उसे ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना, ये होता है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर. Third is direction and supervision. During the course of production, proper direction and timely supervision is required. So organizer has to execute the business properly. That is, he has to direct the production process. Also, he has to supervise the all activities. Fourth is the controller. The organizer, he has to keep watch on the changing situations, because due to this changing situation, his marketing, then government decisions may affect the business. So therefore he has to control all the situations. This is the fourth function of organizer. Fifth is risk taking. Risk taking मतलब वहाँ इसको जो भी बिजनेस में रिस्क होता है वो लेना चाहिए. मतलब हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा ऐसा नहीं होता. वो समटाइम्स क्या होता है, बिजनेस में लॉस भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर. And then innovation. He has to be successful innovator because he has to introduce new method, new commodity to expand or to grow his business. So this is the sixth function of organizer. Then there are 5 types of business organization. See, individual enterprise, also called as single proprietorship, sole trader or sole proprietorship. Second is the partnership. Third is the joint stock companies. Fourth is cooperative enterprise, and fifth one is the public or state enterprise. Let us see in details one by one. First one is the sole proprietorship. Sole proprietorship or individual entrepreneurship is the business concern owned and operated by one person. Here in sole proprietorship, only one person, he owns the business and he only operates the business.
The sole proprietor is a person who carries on business exclusively by and for himself. वो खुद अपने लिए जो बिजनेस करता है उसे हम sole proprietor कहते हैं. And he alone contributes the capital and skills, and he is solely responsible for the results of enterprise. कैपिटल स्किल्स और जो भी रिजल्ट है एंटरप्राइज का वो खुद जिम्मेदार होता है. द फैक्ट दैट प्रोप्राइटर इज सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर परटेनिंग टू हिज बिजनेस. जो भी उसके बिजनेस के हर एक डिसीजन, हर एक मैटर का वो अकेला जज होता है. देन साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोप्राइटर इज सिंगल ओनरशिप. है एक ही बंदा वो ओन करता है, वो खुद ही ऑपरेट करता है. वन मैन कंट्रोल, जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो एक ही इंसान कंट्रोल करता है. अनडिवाइडेड रिस्क, जो भी रिस्क है, लॉस, इनकर लॉस और टू अर्न प्रॉफिट, जो भी रिस्क है वो डिवाइड नहीं होता, वो एक ही इंसान उस रिस्क को लेता है, वो किसी और के साथ नहीं बांटता. अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर उस बिजनेस को, एक बिजनेस है उसे लॉस इनकर होता है तो वो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, या फिर कोई लोन लिया है वो अगर रीपे नहीं कर दिया तो वो रीपे करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी. इट इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली बिजनेस, हिज पर्सनल एसेट्स आर आल्सो इंक्लूडेड. देन नो सेपरेट एंटिटी टू द बिजनेस. बिजनेस और वो खुद एक इंसान, वो दो अलग नहीं होते, वो एक ही बन जाता है. देन नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, because all everything is under control of single person, the government, there is no government regulation. Then advantages of sole proprietor is, first advantage is simplicity, easy to start and easy to dissolve the business. No documentation, no legal formalities are involved. Then quick decisions, यहाँ एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है, एक ही इंसान इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है, वो खुद अपने डिसीजंस ऑन द स्पॉट ले सकता है, उससे किसी को परमिशन या किसी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती. हाई सीक्रेसी, मतलब थर्ड इज द हाई सीक्रेसी. जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स है वो उसके पास रहते हैं, वो किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या उस बिजनेस में हाई सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है. देन डायरेक्ट मोटिवेशन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. नोबडी शेयर्स द प्रॉफिट इन द बिजनेस. सिंगल ओनर होने की वजह से वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो उस खुद का होगा, उसके किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक तरह का उसको मोटिवेशन मिलता है, जितना वो काम करेगा उतना उसे प्रॉफिट मिलेगा. देन पर्सनल टच, एक ही बॉस हो, वो खुद बॉस होने की वजह से वो सारे एम्प्लॉयज के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट में रहता है, तो इससे क्या होता है, एंटरप्राइज ग्रो करने के लिए मदद होती है. फ्लेक्सिबिलिटी, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल there is complete freedom of action and there is no scope of difference in opinion, no problem of coordination. गवर्नमेंट रेगुलेशन ही नहीं होने की वजह से वो फुल बिजनेस फ्लेक्सिबल रहता है. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेड फंड्स. एक ही इंसान कितना फंड्स एक रेज कर सकता है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसके कम होते हैं. देन लिमिटेड स्किल्स. द पर्सन ओनर ऑफ अ बिजनेसमैन, ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल areas. He will be expert in one or two skills. In such case, there is no scope of specialization and decisions may not be balanced. Third disadvantage is unlimited liability. Whenever he incurs the loss and he has to pay the credits, pay off the creditors, then his personal assets or private assets will be used. So this is the disadvantage of sole proprietorship. Then uncertain life. Now, life of the business depends on the life of the owner. Now, if the owner dies unexpectedly, that means his business is going to shut down. And sometimes it is not, if the owner dies, it is not sure that his succeeders may continue the business. So, uncertain life of the business is the disadvantage of sole proprietorship. Next is the partnership. Partnership means it is association of two or more individuals who join together as co-owners to share profit or loss in agreed proportion. जो भी टू और मोर इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं वो कैपिटल रेज करते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एग्रीड प्रोपोर्शंस में शेयर करते हैं. देन देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. वन इज जनरल पार्टनरशिप, अनदर इज लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप मतलब हर एक पार्टनर को इक्वल राइट होता है और इक्वल लायबिलिटीज रहती है उसकी. लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में
मतलब ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, जितने उसके इन्वेस्टमेंट है, मतलब 25% इन्वेस्टमेंट है तो जो भी लायबिलिटी है उसकी सिर्फ 25% पे ही होगी, उससे ज्यादा नहीं, और प्रॉफिट भी 25% ही उसको मिलेंगे. Then there are different types of partners in the partnership. First one is the active or managing partner. एक्टिव पार्टनर मतलब जो डे टू डे बिजनेस करता है, उसके ऊपर ध्यान देता है, वो क्या है, एक्टिव पार्टनर कहते हैं उसे. तो ही कैरीज द डेली बिजनेस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स. सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर इज स्लीपिंग पार्टनर. सॉरी, sleeping partner, he is also known as dormant partner. This partner, he will not participate in day-to-day functioning, but he does not participate in day-to-day functioning, but he contributes to the capital of the business. Now, this person, he has sufficient money or interest in the firm, but he cannot devote his time to the business. He will act as the sleeping partner in the firm. देन नॉमिनल पार्टनर मतलब वो कहते हैं वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उस पार्टनरशिप में, लेकिन वो खुद का नाम देता है उस बिजनेस को, और वो मैनेजमेंट भी कोई रोल नहीं रहता उसका. सो बिकॉज ऑफ द हिज नेम द फर्म कैन इंक्रीज हिज सेल्स और दे कैन गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट. सच पार्टनर इज कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर. देन फोर्थ इज द सीक्रेट पार्टनर. In the partnership, the position of secret partner lies between the active partner and the sleeping partner. Between these two, there is a secret partner whose partner, as a partner, his name is kept as secret from the third parties and the outsider. वो partner है, इसका नाम reveal नहीं होता. Then his liability is unlimited as he shares the profit and liabilities and he is liable for the losses in the business. He takes part in the day-to-day working of the business. Then merits of the partnership firm. First merit is higher capital. मतलब दो से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं तो उनका सारा कैपिटल भी एक ह्यूज कैपिटल बनता है. हायर इनोवेशन, हर एक इंसान एक अलग लेवल की इनोवेटिवनेस रहती है उनमें, तो वो हायर इनोवेशन लीड करता है. देन हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी. हर एक पार्टनर के पास एक खुद की अलग स्किल और एबिलिटी रहती है, तो वो सारे एबिलिटीज और स्किल इकट्ठा आके काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, बिजनेस और बेहतरीन होता है. क्रेडिट फैसिलिटी, एज 2 or more persons they come together, credit facility also will increase. There will be more persons who will be interested to give loans for the partnership. Then close supervision. जो भी पार्टनर्स रहते हैं वो ड्यूटी, उनके जो ड्यूटीज या रोल्स होते हैं उनमें खुद में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक पार्ट पे क्लोज सुपरविजन रखते सकते हैं. देन रेड्यूस्ड रिस्क, जो भी बिजनेस में रिस्क होता है वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए एक इंडिविजुअल पे रिस्क जो आती है वो कम होती है एज कंपेयर टू इन रिस्क इन सोल प्रोप्राइटरशिप. देन डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अनसर्टन एग्जिस्टेंस. मतलब किसी पॉइंट पे अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो उस वक्त क्या होता है, वो मतलब बिजनेस को खत्म कर सकते हैं किसी भी वक्त, तो उसके अनसर्टन एग्जिस्टेंस रहते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वहाँ उसके प्राइवेट असेट्स भी यूज किए जा सकते हैं लोन रीपेमेंट के लिए. डिले इन डिसीजंस, अगर 4 लोग हैं एक बिजनेस को रन कर रहे हैं तो 4 लोगों में डिस्कशन होता है, उनमें ह्यूज डिस्कशन होने के बाद में डिसीजंस ले जाते हैं, तो उस वक्त वो क्या होता है, डिसीजंस में लेने में टाइम लगता है. देन डेंजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर उनके ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे तो वहां उनमें झगड़ा हो सकता है और वो बिजनेस को डिसॉल्व करने का काम करता है. देन डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ना, अगर 4 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ देर बाद क्या होता है, 3 लोगों को वो बिजनेस कंटिन्यू करना है और एक पार्टनर कहते हैं कि आई वांट टू क्विट इट. सो उस वक्त में वो जो भी शेयर्स ट्रांसफर करने होते हैं उसमें दिक्कत आती है ना. जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द कॉर्पोरेट बॉडी ओन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स and managed by the board of director elected by the
शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स क्या, बहुत सारे शेयर होल्डर्स एक कंपनी को ओन करते हैं, लेकिन उसकी उनकी मैनेजमेंट क्या होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं वो देखते हैं। टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, 2 documents आर टू बी सबमिटेड टू रजिस्टर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज MOA, in which consists of name of the company, location of head office, its aim, share capital, then kind and value of shares and declaration of limited liability. तो ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और MOA. सेकेंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और AOA, which consists rules and regulations of establishment of joint stock company. Then there are 2 types of joint stock company. One is joint stock private limited company and joint stock public limited company. Now joint stock private limited company, number of members ranges from 2 to 50. It cannot exceed 50. Then here there is no need to call statutory meeting and submit the annual balance sheet. Transfer of share is restricted by articles and the word private limited must be used with the name of the company. यहाँ members क्या होते हैं, 2 से 50 होते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल बैलेंस शीट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है कंपनी के नेम के साथ. जॉइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी, हियर business can be started with the 7 person and there is no maximum limit. मतलब यहाँ मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम इंफिनिटी, मिनिमम 7 to infinity. Now business shall commence only after getting certificate of incorporation from register. रजिस्टर जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है उसी वक्त बिजनेस स्टार्ट होता है. Then must issue the prospectus inviting public to contribute to the social capital. पब्लिक को क्या है, इनवाइट किया जाता है शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के लिए. Then statutory meeting must be held and also submit the annual balance sheet to the register. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो जिसकी जरूरत नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल बैलेंस शीट, वहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उसकी कंपल्सरी वो करना पड़ता है. देन कंपनी विल नॉट रिटर्न द शेयर टू शेयर होल्डर टिल इट वाइंड्स अप द बिजनेस, बट शेयर होल्डर्स कैन इजीली सेल देयर शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. मतलब शेयर्स, अगर शेयर होल्डर ने शेयर परचेस किया है तो वो रिटर्न नहीं होता अनलेस द बिजनेस इज डिसाइडेड टू फिनिश, बट इट कैन बी इजीली सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज. Next, we have the merits of joint stock company. Large scale resource mobilization. Now, large number of shareholders, they together contribute to the capital of the business. So, there is large scale of resource mobilization. Then, efficient management. जो भी shareholders है वो मैनेजिंग बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जो एक खुद मतलब उनके पास कैपेबिलिटी रहती है मैनेजमेंट करने की, तो वो एफिशिएंट मैनेजमेंट है. लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, मतलब जितना वो शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं उतने ही परसेंट का लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. देन लेस रिस्क ऑफ शेयर होल्डर, इससे लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से क्या होता है, शेयर होल्डर को लेस रिस्क रहता है. देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, उसकी एक्सपायरी डेट वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की पता नहीं थी. इट विल exist for a long time. Life of the joint stock company is very more. Then democratic management, because board of directors, it is elected by all the members of shareholders, so there is democracy in the management. Social benefits, now जो भी सेविंग है सारे पब्लिक के पास वो इकट्ठा लाई जाती है जिससे सोशल बेनिफिट्स में यूज किया जाता है. अदरवाइज वो क्या होता है, वो सेविंग वैसे ही पड़ी होती है, वो किसी को उसके बेनिफिट्स नहीं मिलता. देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल कैपिटल अवेलेबिलिटी दे कैन गो फॉर large scale production, and large scale production facilitates the
economies of scale. Now, demerits of joint stock company: concentration of economic power. Concentration of economic powers मतलब शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो लार्ज नंबर में रहते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट डिसीजंस है वो सिर्फ फ्यू मेंबर्स के हाथ में होते हैं, जो लाइक मैनेजिंग बॉडी रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, वो ही सारे डिसीजंस लेते हैं एंड नॉट द होल शेयर होल्डर्स. सो consent power is economic power or decision taking power is in the hands of only few people. Then fraudulent management. fraudulent management मतलब मैनेजमेंट जो है एक 10 लोगों के हाथ में रहते, तो उस वक्त वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है. डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. टू टेक एनी डिसीजन ऑल शेयर होल्डर्स शुड बी टेकन केयर, मतलब हर एक शेयर होल्डर की ओपिनियन मैटर करती है, तो उस वक्त क्या होता है डिसीजंस लेने में देर होती है. देन एक्सेसिव स्टेट रेगुलेशन. बहुत जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहते हैं. एबिल्स ऑफ फैक्ट्री सिस्टम मतलब यहाँ ओनर कोई और है और मैनेजिंग कोई और कर रहा है, तो उस वक्त वहाँ डिसएडवांटेज रहता है. देन प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज. ये 100% श्योर नहीं होता है कि मैनेजिंग बॉडी है वो सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन पास कर रही है, तो उस वक्त क्या होता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज. फोर्थ टाइप इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. द टर्म कोऑपरेटिव implies सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव थ्रू म्यूचुअल हेल्प. फिलोसफी ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल. हर ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर आते हैं और हर एक इंसान को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स: प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मतलब टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, these societies are set up. Here the small producers, they come together and they perform the activities of marketing and procurement of input, so that instead of purchasing small quantities of input at once, bulk quantities purchase. This will help them to fetch the raw materials for lesser price. And also in the marketing of produce, small producers are there, small quantities of each producer is brought together, which will result in bulk of finished goods. So this will give them large power of bargaining in the market. So this will help to protect the interest of small producer. They perform several activities like processing, marketing and distributing of own products. This helps in lower the cost and strains in each area with mutual benefits to each producer. Then second type है consumer cooperative. These business are owned and governed by the consumers of particular area for their mutual benefit. जो भी एक पर्टिकुलर एरिया के कंज्यूमर्स है वो एक साथ आके वो इस कोऑपरेटिव को चलाते हैं. Their view is to provide daily necessary commodities at optimum price. Rather than earning profit, they aim to provide services to the consumer. यहाँ प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव नहीं रहता है, लेकिन वो जो भी मेंबर्स है उनकी वेलफेयर वो उनका मोटिव रहता है. Then credit cooperatives. These are generally member-owned financial cooperatives. Their principle is of people helping people. मतलब जो भी जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो क्या कहते हैं उस क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में सेव करते हैं, और वो ही पैसा जिनको जरूरत होती है उनको लोन अमाउंट देते हैं. They provide credit and financial services to the members at competitive prices. यहाँ इंटरेस्ट रेट भी कम लगाते हैं. Each and every depositor has right to become a member. Members attend the annual meeting and are given right to elect the board of directors. Then merits of cooperative society: open membership. Cooperative society is open for all people. Then democratic management मतलब हर एक इंसान वो क्या कहते हैं वो वोटिंग करता है, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल फॉलो करके उनकी मैनेजमेंट बॉडी को इलेक्ट करते हैं. देन म्यूचुअल कोऑपरेशन, जो भी मेंबर्स है उनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता है, में उनका मोटिव सर्विस मोटिव है ना कि प्रॉफिट मोटिव, इसलिए इट विल हेल्प द सोसाइटी. देन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. ना प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, वहाँ क्या होता है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स सब इकट्ठा आके वो मार्केटिंग या प्रोक्यूरमेंट करते हैं, इससे कि मिडलमैन
eliminate होते हैं. Then demerits of cooperative society, limited capital. Now as the small producers they come together, there is limited capital, not much capital. Then inefficient management. Now owners are somebody else and management is done by somebody else, so this may cause inefficiency in management. Differences and factionalism among the members, मतलब members के बीच different factors of opinion रहते हैं. Then cash trading, these are the demerits of cooperative society. Fifth type of organization is public enterprise. Any commercial or industrial undertaking which government owns and manages with the view to maximize the social welfare and uphold the public interest. जो भी business एक गवर्नमेंट ओन करती है उसे हम पब्लिक एंटरप्राइज करते हैं. दे फंक्शन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, आइदर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रोल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. वो क्या होता है, आइदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम होते हैं उनका. देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज इज टू सर्व द पब्लिक. पब्लिक के हेल्प के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में पब्लिक एंटरप्राइज स्टार्ट होते हैं. They can supply essential goods, services at reasonable rate and create the employment opportunity. In some sector, private organizations do not have permission to operate. Therefore, public sector enterprise enjoy the monopoly in the operation. For example, the state enterprise have monopoly in energy production, railways. In such case, only here government has the ownership of this type of business. Then merits of state enterprises. First one is the industrial development. Now there are some projects in which there is huge investment is required and returns are comparatively very less. So in such cases, private enterprise won't invest. So the government industries, a public enterprise will invest in such projects and causes the industrial development in that region. Then planned and balanced growth. Now private enterprise, they won't start the business in the backward stage or underdeveloped parts of the country. So in that country, in that part, the government will start the state enterprise. So they will create the planned and balanced growth. Then government takes over the sick units and run them in the interest of nation. मतलब अगर जो एक एंटरप्राइज है वो ऑलरेडी लॉस में जा रहा है, तो उस एंटिटीज को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेके वो पब्लिक वेलफेयर के लिए रन करते हैं. तो इसमें स्टेट एंटरप्राइज का ये एक मेरिट है. देन प्रॉफिट्स आर फ्लोड बैक इनटू बिजनेस फॉर एक्सपेंशन. जो भी प्रॉफिट अर्न होता है स्टेट एंटरप्राइज से वो फिर से उसी बिजनेस में लगाया जाता है. तो प्रॉफिट्स विल बी अगेन टर्न बैक इनटू द बिजनेस व्हिच विल हेल्प इन द expansion and encourages the socialistic pattern of the society. And let us see the demerits of state enterprise. These are complicated and procedural formalities, and non-release of funds in time causes delay in the plan of the work. अगर एक प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है लेने स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व रहते हैं. वो ढेर सारे प्रोसीजर्स के बाद में उनके लिए फंड्स रिलीज होते हैं. तब तक क्या होता है, बहुत डिले होता है डिसीजंस लेने में और प्लान को एक्चुअली स्टार्ट करने में. देन हाई ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट ह्यूज, एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है मशीन्स और अदर इक्विपमेंट्स में. नेक्स्ट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रॉफिट देयर आर very much cost incurs on the salary of the people, then different amenities on the workers. So this will cause high overhead cost. Then not managed efficiently. ना गवर्नमेंट जो होते हैं वो एक इंसान नहीं देखता, वो एक पब्लिक को, एक फुल गवर्नमेंट को ओन करता है वो बिजनेस. तो यहाँ क्या होता है, एक मैन वो अपना काम जैसा करता है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं करता. उसमें क्या होता है, सो मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी होती है. लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग लीडिंग टू ओवरस्टाफिंग. ना मैन पावर जो अवेलेबल है उनमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते गवर्नमेंट. तो उस वक्त क्या होता है, ओवर स्टाफ रहते हैं. एक जगह जहाँ काम नहीं रहता वहाँ बहुत सारे लोग जमा होते थे. देन रेड टेपिज्म, मतलब करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है स्टेट एंटरप्राइज में. So this is the demerit of the